अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो की इस नई एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद और उम्मीद है कि आपकी ये सुबह बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी। लाहौरियों की एज सच खुशगवार नहीं गुजर रही, उसकी वजह यह है कि उस खुशगवारियत में स्मोक की आमेजिश है। आज सुबह जब मैं आ रहा था ऑफिस की जानिब तो स्मोक के जो मंजर थे वो बहुत नुमायाँ थे और मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स जब चेक किया तो वो बिल्कुल वेरी अनहेल्दी की जो बार है उसको वो छू रहा है और उसके बाद मज़ीद मामलात जो हैं जो डेंजरस या ख़तरनाक की तरफ जाएंगे, स्मोक ज़्यादा होगी। और स्मोक के हवाले से जो हुकूमत ने कुछ इक़दाम करने का ऐलान किया था उसमें बुध की छुट्टी भी थी। और आज मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि जब मैं आ रहा था तो मुझे कुछ आसार छुट्टी की नज़र नहीं आए। बच्चे जा रहे थे और इसी तरीके से ट्रैफिक रवां दवां थी। गो के हमने कल भी ये बात की थी कि हुकूमत ने ये जो इक़दाम है ये बिल्कुल अच्छा इक़दाम है और लोग ये समझ रहे थे कि अगर बुध की छुट्टी से क्या स्मोक ख़त्म हो जाएगी। मसला ये नहीं होता कि स्मोक ख़त्म हो जाएगी या कोई वायरस है तो उसके हवाले से जब हुकूमत इक़दाम लेती है तो उस सिरे से ख़त्म हो जाएगा। हाँ, हम ये करते हैं कि इम्कानात कम करने की कोशिश करते हैं और हुकूमत का ये जो इम्कानात कम करने की कोशिश था, यानी स्मोक की कम अज़ कम ये जो क्वांटिटी है उसको कम किया जाए और उसके दौरान अगर कोई मौसम या वेदर चेंज होता है और हवा चलती है तो ताकि कम अज़ कम ये उस लेवल पे ना जाए जिसमें 350, 400, 450 पे चला जाता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा स्मोक है और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है या सबसे ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी का शिकार इस वक्त है, आज के दिन, वो भी लाहौर है और लाहौर इस वक्त नंबर 1 पे है। तो स्मोक के हवाले से बहरहाल जो बुध वाला कदम है वो मुझे नहीं मालूम कि उसको दोबारा क्यों नहीं उसको कंटिन्यू किया गया। अब आएंगे ज़रा वर्ल्ड कप की जानिब और आज जो है आज का भी मैच बहुत अहम है। 23वां मैच हो चुका है, यानी कल जो जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने आपस में मैच खेला है वो 23वां मैच था और 23वें मैच से मुराद ये है कि हम तकरीबन इस टूर्नामेंट के हाफ में पहुंच चुके हैं। ये टूर्नामेंट आधा गुजर चुका है। बांग्लादेश का तो तकरीबन पूरा ही गुजर गया है और पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है तो पाकिस्तान भी इंडिया के साथ जो उसका मैच हुआ था और उसके बाद वो जो शिकस्त है उसके बाद हमारे पाँव जो है वो जड़ नहीं पकड़ रहे और मुसलसल जो है वो हारते चले जा रहे हैं और अजीब सी एक सिचुएशन है। तो ये आधा जो टूर्नामेंट हो गया है उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर कोई मैच नहीं हारता, चारों के चारों मैच जीता है, यानी हम अगेन वर्ल्ड कप की उस लेवल पे, उस सतह पे आ गए हैं जहाँ पे इफ्स एंड बट्स और अगर और मगर जो है वो मामलात शुरू हो जाते हैं और वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तज्जिया कार जो हैं वो तमाम स्टैट्स, नंबर्स, कौन किस से हारे और किस तरह हो के पाकिस्तान आगे जाए। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान अपने तमाम मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया अपना एक मैच हारे तो भी रन रेट की बुनियाद पर फैसला होगा। और दूसरी सूरत के रन रेट के बगैर बस आप सीधा सेमीफाइनल पे चले जाएं, उसकी सूरत यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम 2 मैच हारे। तो उस सूरत में तो अब मामला ये है कि जो दूसरे की हार मशरूत हो जाती है, दूसरी की हार कंडीशन या मशरूत हो जाती है हमारे आगे बढ़ने से, ये बड़ा पेचीदा मामला हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, आपके हाथ में तो आपकी जीत है या आपकी हार है, लेकिन दूसरे की जीत या हार जो है वो आपके आगे बढ़ने के हवाले से जो मशरूत होना है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल एनीवे कल का जो मैच था वो बड़ा कमाल था। वो जो जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश का, वो कमाल तो जनूबी अफ्रीका के हवाले से था कि जनूबी अफ्रीका ने वो 1 साइडेड एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और क्या स्कोर उन्होंने किया, 383 स्कोर किया और बड़े आराम से, बड़े कमाल से। बांग्लादेश हालांकि बहुत अच्छी टीम है लेकिन इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के भी हाथ पांव जो हैं वो फूले हुए नज़र आ रहे हैं। 383 और फिर 233 का उन्होंने जस्ट स्कोर किया और 233 में महमूदुल्लाह ने 111 रन की बड़ी अच्छी कमाल इनिंग्स खेली। तो इस सिलसिले में यही किया जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि महमूदुल्लाह जो हैं वो उन्होंने अपनी पर्सनल मामलात जो हैं वो फिट रखे हैं। आगे कम से कम वो टीम में रहेंगे और उन्होंने इस हारते हुए मैच में जो सेंचुरी होती है वो समटाइम्स जो है वो फ़र्द की हद तक या जो इंडिविजुअल है उसकी हद तक वो बड़ी अहम होती है। यानी आप मैच हार जाए, कोई टीम हार जाए तो उसमें जो बनाई हुई सेंचुरी है वो जो सेंचुरी मेकर है उसके करियर में बड़ी अहम और मतलब माविन साबित होती है उसके करियर के हवाले से। उसके अलावा इस जो जनूबी अफ्रीका की जो इनिंग्स थी उसमें जो क्विंटन डी कॉक हैं उन्होंने कमाल इनिंग्स 174 रन की खेली जिसमें 7 छक्के और 15 चौके लगाए। और इसके साथ यानी अगर 174 रन को देखें और 174 प्लस 90 रन कर दें हैरी क्लासन के, तो
हेनरी क्लासन जो है उनकी सिर्फ 49 बॉल्स उन्होंने खेली और 49 बॉल्स पे 90 रन, तो 90 + 174, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 260-70 स्कोर तो इन दो लोगों ने कर दिया था। और उसके बाद क्विंटन डी कॉक को 174 रन के हवाले से उनको प्लेयर ऑफ द मैच कहा गया। और उसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि 3 मैचेस जो हैं ये 3 मैचेस में इन्होंने सेंचुरीज बनाई हैं। और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तीनों टीमों को आपने देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है तो तीनों जो है अपने आप को एडजस्ट करने में लगी हुई हैं। इब्तदाई मैच हारती भी हैं, एडजस्ट करने में लगी हुई हैं। और फिर आप देखिए कि इन तीनों ने अपने आप को ऐसा एडजस्ट किया है कि इस वक्त बाकी तमाम टीमों को इन्होंने आगे लगाया हुआ। और लेकिन अगर कोई टीम एडजस्ट नहीं कर पा रही तो वो पाकिस्तान अभी तक शायद नहीं कर पा रही। और अब एडजस्टमेंट का या एडजस्ट होने का कोई अब वक्त नहीं है, अब यानी अब आगे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। चारों मैच जीत रहे हैं। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो है कि आपने सोशल मीडिया पे अमूमी तौर पे देखते होंगे कि आपको इस तरह के स्टेटस और इस तरह की चीज़ें नज़र आती होंगी कि भाई शुक्र है हमने तो वर्ल्ड कप नहीं देखा, शुक्र है हमने ये सारे मैचेस नहीं देखे, हमने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के पेश नज़र हम ये मैच वर्ल्ड कप देखेंगे ही नहीं, और शुक्र है हमने नहीं देखा। भाई ये सब झूठे हैं, ये सारे देखते हैं मैच। और जब भी पाकिस्तान मैच हारता है तो फिर इस तरह के स्टेटस आपको फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मिलते हैं कि भाई शुक्र है हमने तो ये मैच देखा नहीं। इन्होंने मैच भी देखा होता है और ये टूर्नामेंट भी देख रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मायूसी होती है जब भी पाकिस्तानी टीम इस तरह हारती है। और पाकिस्तानी टीम के हवाले से जितने भी इस वक्त, ना सिर्फ फेसबुक पे, मैं सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी अगर देखा जाए, और स्पेशली जो है अफगानिस्तान से शिकस्त के हवाले से जो साबिक क्रिकेटर्स यानी पाकिस्तानी तो हैं ही, इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेटर्स हैं उसका मजाक बना रहे हैं, उसको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि वो जायज़ भी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम रैंकिंग के हवाले से, तो उससे ये आप कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल भी तवक्को नहीं करते। इवन इंडिया जो है उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी ये तवक्को नहीं करते। और इसी हवाले से जो है बहुत सारे क्रिकेटर्स और स्पेशली वसीम अकरम ने तो बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा 2 साल से इनका किसी का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो कि क्रिकेट से मुतल्लिक है। और क्रिकेट के हवाले से आज के शो में हम आगे जाके बात करेंगे और जो माहिरीन हैं उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से क्या मामलात है। लेकिन आगे जाके अब मुल्क की जो सूरत हाल है वो क्या रुख जो है या क्या रंग इख्तियार कर रही है उसकी तरफ जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे बड़ी खबर की जानिब। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लीगी कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुश्किलात कम हो रही हैं। एक के बाद एक केस में रिलीफ मिल रहा है। गुज़श्ता रोज़ कायद नून लीग नवाज शरीफ की तोशाखाना एवनफील्ड अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अदालत से ज़मानतें मंजूर हुई। पहले एहतसाब अदालत से तोशाखाना केस में ज़मानत मंजूर हुई और एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी कालअदम करार दे दिए। 10 लाख रुपए के मसलके जो हैं वो जमा कराने का हुक्म दिया और समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में 2 रोज़ की तौसी की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया और दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हिफाजती ज़मानत में तौसी पर हमें एतराज़ नहीं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कल। और स्पेशली जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि नैब तो आज बगैर नोटिस ही पेश हो गया और इतनी फुर्ती और फ़ौरन वहाँ पे पेश हुआ है। तो ये तो अक्सर नोटिस के बावजूद नहीं आते और आज तो बगैर नोटिस के यहाँ पे आ गए। अगली समाअत जो है वो 26 अक्टूबर को होगी। निगरान पर जो पंजाब हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर को जो है को ये जो कोड है इसका जो सेक्शन 401 है उसके तहत अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। तो निगरान हुकूमत ने ये इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया है और क्या निगरान हुकूमत ऐसा करने का इख्तियार रखती है और ये क्या प्रेसिडेंट है जो कि सेट कर दिया गया है और अगली हुकूमतें इससे कैसे फ़ायदा उठाएंगी, ये बहरहाल एक डिबेटेबल बात है। और फिर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है जिस पर पीपल्स पार्टी खासी नालान नज़र आ रही है और लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले रही है। पीपल्स पार्टी का मामला यह है कि आगे कुआं पीछे खाई किस तरफ जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना हो। नवाज शरीफ गलत रास्ते से आए तो तारीख की एक मिसाल बन जाएंगे और उधर मुल्क की सियासत में एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बाज़गश सुनाई दे रही है। शहबाज शरीफ फर्श की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है।
लेकिन ये बात मजाक में उड़ाने की काबिल है नहीं। बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड कौन देगा और किसको देगा और कुरा किसके नाम निकलेगा, और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक कंटेनर पर तो नहीं होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं, इस पर के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जैगम खान साहब, सीनियर तजियाकार। बहुत शुक्रिया जैगम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। जैगम साहब, पहले तो ये बताइएगा कि लीगी जो कायद नवाज शरीफ हैं उनके लिए जो रिलीफ ही रिलीफ है और आसानी ही आसानी है, और 4 साल में सारा मंजरनामा, 4 साल पहले का मंजरनामा अपने जहन में रखिए और आज का रखिए, तो कुछ समझ नहीं आ रही। और जमानत मंजूर हो चुकी है। नवाज शरीफ के केसेस को कैसे देखते हैं? क्या नून लीगी कायद इंतखाबात से कबल तमाम केसेस से छुटकारा पा लेंगे? मंजरनामा तो 4 साल या 5-6 साल पहले जैसा ही है। अच्छा, लेकिन रोल रिवर्सल हो गई है। एग्जैक्टली सिर्फ ये जो पहले जो जिनके पास ये रोल था, अब उनके पास मुख्तलिफ रोल है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम तर सहूलतें जो हैं वो मैसर कर दी गई हैं। और अगर ना की गई होती, अगर पहले से ये सब कुछ तय ना कर दिया होता, तो नवाज शरीफ साहब कभी वापस आते ही नहीं। उनके वापस आने में ही ये बात वाज़ेह थी कि बहुत सी बातें तय हो चुकी हैं और उन्हें इस तरह की सहूलतें मैसर होंगी जिस तरह की सहूलतें वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आगे भी उनके लिए आसानियां बढ़ती जाएंगी। आपने कानूनी मामलात में देखा, तो कानूनी मामलात में देखें, नंबर 1 चीज़ जो है ना, जो बड़ी आसान है, वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जिसने केस चलाना है, वो नैब है और जो मुद्दई है वो हुकूमत पाकिस्तान है। अगर ये दोनों हथियार फेंक देंगे, अगर अदालत में ये उस तरीके से जाकर बात करेंगे जिस तरह आपने बताया जी, कि जिस तरह नैब और जस्टिस साहब का मकालमा हुआ और पिछली बार भी हुआ कि नैब खुद ही जो है वो नवाज शरीफ साहब का साथ दे रही है, तो उस वक्त जजों के पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं होता कि वो फेवर में फैसला दें, क्योंकि वो खुद तो मुद्दई नहीं बन सकते, ना वो खुद वो प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये केसेस जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। ये केसेस मैं समझता हूँ गलत तौर पर ही इनको चलाया गया था। वो भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक परसिक्यूशन थी, एक ज्यादती थी, एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। लेकिन जिस तरीके से उनको रिवर्स किया जा रहा है, इससे भी निज़ाम इंसाफ पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी एक तरह का क्योंकि बुनियादी तो फिर मामला ये हो जाता है ना कि जो बुनियादी चीज़ है वो तो ये है कि गलत केसेस बने ही क्यों। लेकिन ये 70 साल में एक हमको पैटर्न बहाल नज़र आता है। ये बताइए कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके केसेस में कल नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किए बगैर ही वहाँ पे नैब पहुँच गई, और जो सारी सूरत हाल है वो आपको मालूम ही है कि अदालत में क्या मंजर था, और उन्होंने कहा कि ज़मानत पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। सो नैब की इदारे की ये जो इख्तलाफ ना करना है, इसको कैसे देखते हैं आप? कल की जो सूरत हाल डेवलप हुई थी वहाँ पे, देखिए, राहदारी जमानत के मामले पर कुछ दिन पहले उस वक्त भी नैब जो है, नैब का जो प्रोसिक्यूटर है वो बगैर बुलाए पेश हो गया था। और उस वक्त भी मियां गुल औरंगजेब ने कहा था, बल्कि चीफ जस्टिस ने कहा था कि नैब को बुला लेते हैं। तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के वकला थे उन्होंने कहा था, लें जी ये तो नैब का जो प्रोसिक्यूटर है साथ ही बैठा हुआ है, इससे पूछ लें। वही कुछ अभी दोहराया गया। तो नैब का किरदार तो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है, आला अदालतें भी इस पर बात करती रही हैं। ये कोई इंसाफ का इदारा है ही नहीं, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट का टूल है। और ये मेरे अल्फाज नहीं, ये अल्फाज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर चुकी है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से एहतसाब का जो निज़ाम है वो आज से नहीं, 1948 से, जब से इस तरह के एहतसाब के कवानीन बनने शुरू हुए, फिर ख़ास तौर पर अयूब खान आप एक कानून लेकर आए, फिर नवाज शरीफ ने खुद मिसयूज़ किया जब उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने किया, इमरान खान ने इसका बदतरीन इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं कि ये जो इदारा है इसका सिर्फ मकसद पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मेरा ख्याल में ये जो इदारा है इसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन के मामला मज़ीद तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसको इस्तेमाल भी करती हैं, यानी जब वो खुद हुकूमत में होती हैं वो इसको इस्तेमाल करती हैं, जब वो अपोजिशन में होती हैं तो उस वक्त वो कहती हैं यही वाली बात जो आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कही, नैब के हवाले से। तो मामला ये है कि इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जब तक मैच्योर नहीं होंगी, मैच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं होंगी, ये तो वो बाकायदा चीज़ बता रही है ना कि ये इमेच्योरिटी वाली बात है।
कि जब आप हुकूमत में हों तो आपका मौक़िफ़ कुछ और हो, और ये बार बार जो चीज़ है जो है एक ही कोलू के बैल वाली एक ही दायरे में आप गर्दिश करते रहें? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 2005 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने, तो उस चार्टर डेमोक्रेसी में ये भी तय किया गया था कि नैब को ख़त्म करके एहतसाब का एक नया मौसर और गैर जानिबदार निज़ाम बनाया जाएगा। लेकिन 2008 के बाद से गालिबन पीपल्स पार्टी तो चाह रही थी ऐसा किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त ये समझते थे कि एहतसाब का इदारा उनके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, ये उनके ही काम आएगा। तो उन्होंने उसमें रुकावट डाली और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का वो वादा पूरा नहीं हो सका। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि वही इदारा नवाज शरीफ साहब के लिए अपने लिए बहुत बड़ा मसला बन गया। उसके बाद पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में, उस वक्त भी सियासी जमातों में एक इत्तफाक हो गया था कि इस इदारे को, इसकी तंजीम नौ की जाए। तो उस वक्त इमरान खान रुकावट बन गए, और क्योंकि वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे और इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन ये आपने साहब ये जो बात की है ना बहुत ज़बरदस्त है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको ये बहरहाल होता है कि ये हमारे खिलाफ अब इस्तेमाल नहीं होगा, अब हम इससे जो मर्जी फ़ायदा उठाना चाहें। और इसी तरह की एक और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, यानी हमारे रवैये जिस तरह हैं ऊपर लेवल पे, इसी हवाले से एक मिलता जुलता सवाल है कि निगरान जो पंजाब हुकूमत है उसने क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसका जो सेक्शन 104 है, अब उसके तहत जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की है पंजाब की निगरान काबीना के, इस फैसले को आप इस हवाले से कैसे देखते हैं कि ये आगे जाके यानी क्या प्रेसिडेंट सेट होगा और फिर अगली हुकूमतें भी क्या इससे कोई इस तरह का फ़ायदा उठाएंगी? ये तो एक अनपैरेलल्ड है ना जी, इसकी तो कोई पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं होगी। अच्छा, थोड़ी बहुत देर के लिए सस्पेंड करना तो हो सकता है, जिस तरीके से कोई बहुत ही संजीदा हेल्थ का मामला है, जेल में इलाज नहीं मिल सकता और किसी को कुछ वक्त के लिए अस्पताल में भेजा जाता है सजा को सस्पेंड करके, ये बहुत बड़ी कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है। लेकिन सिर्फ सियासी बुनियाद पर किसी की सजा को सस्पेंड करना, सजा सही या गलत उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कानून का अपना रास्ता होता है, सजा सजा होती है और कानून का फैसला जो है वो फैसला होता है। ऐसी रिलीफ सिर्फ अदलिया की तरफ से आनी चाहिए, इंतजामी इदारे की तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर इंतजामी इदारे को कानून अख्तियार भी देता है तो वो अख्तियार किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी बहुत ही ठोस बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसको इस तरीके से एक सियासी सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर मौजू है। सैगम साहब, अगर फ़र्ज़ किया आप पीपल्स पार्टी हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी सूरत हाल ये है कि अगर आप नून लीग की तरफ जाते हैं तो भी बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर आप तहरीक इंसाफ की तरफ जाते हैं तो भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, और तीरों का रुख जो है इस वक्त नून लीग की तरफ बज़ाहिर किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई बयान की हद तक यानी ये मामला तो चल रहे हैं कि कोई ना कोई बयान दिया जाता है। कल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ ना आओ, और पीपल्स पार्टी की लीगी क़यादत पर तनकीद जो है वो करते रहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की इस लीगी क़यादत पर तनकीद को आप कैसे देखते हैं, और आप ज़रा अपने आप को इस सिचुएशन में कैसा, आप क्या हल निकालेंगे कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, एक तरफ नून लीग है, आप किस तरफ जाएंगे एज अ पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर मैं हूं तो मैं वही करूंगा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है। ओके। और पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ी नजर आएगी तो उसके अपने वोटर भी छोड़ के चले जाएंगे। इस वक्त एक एंटी नवाज और एंटी मुस्लिम लीग नून, उसका स्टैंस अगर वो इफेक्टिव तौर पर ले सके और जो इस वक्त कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर कर सके, उनके और बहुत सारे मसले हैं, अगर वो मसले ना होते तो ये पोजीशन लेकर शायद उनके लिए ये भी मुमकिन होता कि वो पीटीआई के वोटर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते। क्योंकि पंजाब में जो वोट तकसीम है, पहले तो प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो वोट होता था, फिर प्रो नवाज एंटी नवाज वोट होता था। अब अगर देखें तो एक प्रो नवाज वोट भी है और प्रो इमरान वोट भी है, पीटीआई का वोट भी है और मुस्लिम लीग नवाज का है। मैं पंजाब के हवाले से खास तौर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी रेलिवेंस यहाँ है। तो एंटी नवाज खड़े होने का जो फायदा है वो इनको ये होगा कि कुछ पीटीआई का भी इनको वोट मिल सकता है, अगर अपने कोई थोड़े बहुत सिंपैथेटिक हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का वोट और पीपल्स पार्टी का वोट इकट्ठे होता ही नहीं है। तो मुस्लिम लीग नवाज के साथ जाने, मिलने, इकट्ठे होने, इकट्ठा होकर इलेक्शन लड़ना, उसका कोई भी फायदा नहीं। लेकिन आप देखेंगे जब इलेक्शन हो जाएंगे तो पीपल्स पार्टी बहुत खैर और खुशी के साथ और मुस्लिम लीग नवाज भी बहुत खैर और खुशी के साथ एक दफा
अलायंस बना लेंगे हुकूमत में अगर ज़रूरत पड़ी तो। बस आखिर पे एक मुख्तसर सा बता दीजिए, कल की जो डेवलपमेंट कल के वाले से अंदलीब अब्बास और उनमें 3 विकेटें मजीद गिर गई हैं, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? स्पेशली बस नून लीग के देखिए हवाले से उनको तो ये काफ़ी यानी मार्जिन मिल रहा है आगे इलेक्शन के हवाले से। जी देखिए, जो इस वक्त पीटीआई के जो लोग रांदा दरगाह हैं और जो लोग 9 मई में मुलव्वस रहे हैं, उनको एक थोड़ी सी सहूलत दी गई है कि वो उस तरफ को चले जाएं। और वो भी उनका भी मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज में एक तो जगह नहीं है और फिर मुस्लिम लीग नवाज में उनका मिक्स होना बनता ही नहीं है। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उस प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो उनका कुछ सियासी मुस्तकबिल भी जो है वो बन जाता है और उनकी जो मुश्किलात हैं वो भी कुछ कम हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा नेचुरल है। हमने देखा है कि दर्जनों के हिसाब से या शायद आप कह लें सैकड़ों के हिसाब से जो पीटीआई के लीडर हैं वो इस्तेकाम पार्टी में जा चुके हैं, जो एक पीटीआई के कम से कम लीडर्स का एक मवाजी जो है मुतवाज़िन प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब देखना ये है कि क्या वोटर्स भी उस तरफ जाते हैं या नहीं जाते। बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब। ज़ैगम साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है। पिछले 70 सालों का अगर हम एक ख़ास पैटर्न देखें तो उस पैटर्न से हम जान नहीं छुड़ा पा रहे। हर 3-4 साल के बाद वही पैटर्न जो है वो रिपीट होता है और हिस्ट्री के हवाले से जो हमारी मेमोरी है वो शायद इतनी अच्छी नहीं है कि हम इस पैटर्न को रिकग्नाइज़ कर सकें और अवामी सतह पे इसको तोड़ सकें। जमहूरियत के लिए जो इलेक्शन है वो बहुत ही बुनियादी चीज़ है और अगर मैं ये कहूँ कि जमहूरियत एक पौधा है जिसको इलेक्शन के पानी की ज़रूरत होती है, तो इलेक्शन अगर पानी यानी वो पानी ना दिया जाए तो वो पौधा मुरझा जाता है और हमारे यहाँ तो वो पौधा जो है वो वैसे ही बड़ा कमज़ोर सा है, तो इसको मुसलसल पानी की ज़रूरत रहती है। और सियासत के हवाले से मज़ीद जो मामलात हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, उससे आपको आगाह रखेंगे। और आज के जो शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक माउंटेनियर को हमने यहाँ पे बुला रखा है, उनसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू रहेगी। एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर उनके हवाले से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे जो मामलात हैं जो बहुत ही यानी कमाल तरीके से उन्होंने ओवरकम किया है और कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और माशियात के हवाले से बहुत सारी शो में बहुत कुछ है इस वक्त और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आज से कोई तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात है, हम फेरी मेडोज़ की जानिब जा रहे थे और उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ल्ज़ला आया हुआ था जिसकी वजह से हमें वो सारा ट्रैक करना पड़ा। कहाँ तक? तत्तो तक। और ये 14-15 किलोमीटर का ट्रैक था जो कि दिन को किया गया और बहुत ज़्यादा धूप और इसमें कोई पानी नहीं है, कोई साया नहीं है। मेरे साथ जो 3-4 थे वो मरते मरते बचे। एक और ग्रुप जो कराची का था उसमें से भी 2 जो थे वो बेहोश पाए गए और बहुत ही बुरा ट्रैक था। उसमें एक साहब थे जिनकी एक टांग नहीं थी और उसके बावजूद वो उन सबसे आगे थे, बल्कि जिनकी टांग नहीं थी उनका ताल्लुक़ कराची से था, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उन्होंने 3 अफराद की जान बचाई थी जिनकी 2-2 टांगें थीं। ये क्या वजह है कि जब कोई उज़्र आ जाता है या कोई माजूरी आ जाती है तो इंसान के अंदर ऐसी हिम्मत आ जाती है, ऐसा हौसला आ जाता है कि वो जो कि माजूर नहीं हैं वो उनकी जान बचा लेता है। प्रोग्राम में आप आगे बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवाएंगे, एक ऐसी कमाल किरदार से करवाएंगे। कराची की ही बाहिम्मत आमना राहील हैं जिनको 2 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तशखीस हुई और बाद में से लॉर्डोसिस भी हो गया, जिसकी वजह से वो 12 साल की उम्र से व्हील चेयर में हैं, मगर उन्होंने माजूरी को शिकस्त दी है और दीगर अफराद की तरह न सिर्फ इशाश पिशाश ज़िंदगी गुजार रही हैं, दूसरों के लिए भी बाहिम्मत होने का सबूत दे रही हैं। आमना राहील ने व्हील चेयर को अपनी ताकत बनाया, MBA की तालीम हासिल की और माजूर बच्चों के लिए, सिर्फ MBA की तालीम तक नहीं है मामला, माजूर बच्चों के लिए स्कूल बनाने का ख्वाब भी आंखों में सजाए हुए हैं। आमना राहील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। आमना, थोड़ा सा एक तो ये बताइए कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, ये क्या है, क्या ये जीनियाती बीमारी है और आपको ये कब से है? मुझे ये बीमारी बाय बर्थ है, बट ये होता है इसके अंदर आपके मसल्स वीक होते रहते हैं ओवर टाइम एंड ये आपको जिंदगी में किसी भी वक्त हो सकती है, बट मेरी तो बाय बर्थ थी, मुझे जेनेटिक थी एंड बस ये वक्त के साथ आप कमजोर होते रहते हो, आपकी पूरी बॉडी मसल्स की बनी हुई होती है। तो जब मैं पैदा हुई थी मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मेरी डेवलपमेंट बड़ी स्लो थी। जैसे एज अ चाइल्ड मैंने कभी क्रॉल नहीं किया, मैंने कभी मैं तेज भाग नहीं सकती थी,
थोड़ा भी चलती थी तो गिर जाती थी। तो फिर उनको ऑब्वियसली थोड़ा एहसास हो गया कि कुछ नहीं है सही। फिर उस वक्त तो इधर डायग्नोस ही नहीं होती थी बीमारी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था बीमारी के बारे में। तो मुझे अमेरिका लेके गए एंड वहाँ पे फिर डायग्नोस हुई। तो ये जो आपको आगे जाके एक और बीमारी लाइडोसिस हुआ, ये बेसिकली इसी का कोई है, या ये जो खम होता है जो कमर में, इसका इसी बीमारी से कोई ताल्लुक है या ये कोई और है? ज्यादा बीमारी से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, बट ये एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। ओके, आगे इसके बारे में चलते हैं। ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो आपने कमाल तारीख रकम की और इस बीमारी को किसी भी अपनी अचीवमेंट और मामलात में किसी जगह आपने इसको बिल्कुल आगे नहीं आने दिया, क्या मुकाबला किया, तो ये क्या, ये पूरी कहानी बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने BBA किया और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम भी कर रही हैं, तो ये जो हौसला है ये कहाँ से आया? अल्लाह की तरफ से, माँ बाप की तरफ से। तो एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। सोशल सपोर्ट, ये बात मुझे लगता है कि चाहे सोशल सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप उससे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अच्छे दोस्त मिल गए जिंदगी में, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट के थ्रू ही मुझे लगता है कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और उसके बाद आपने ये जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, यही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब आपको ये फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स वगैरह? मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना था, अगर आप मुझसे पूछें। अच्छा। वो बचपन में सबका ख्वाब होता है ना, उनको क्या बनना था। तो मुझे लगा मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, लेकिन बस फिर यहाँ पे मैं CBM गई, अपना मैंने BBA किया, बिकॉज मुझे था कि बहुत सी चीजें मैं नहीं कर सकती जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, चाहे आर्ट्स हो गया या साइंस हो गया, बिकॉज आई वाज लाइक इसमें तो मेरा कोई फ्यूचर होएगा नहीं। एंड CBM एक वाहिद यूनिवर्सिटी इधर थी उस वक्त जो एक्सेसिबल थी। तो अब ना, ये तो आपकी चलें पर्सनल अचीवमेंट और बहुत कमाल अचीवमेंट्स हैं। उसके आगे हमने ये भी सुना है कि अब आपने माजूर अफराद को लाइक उनके लिए कुछ स्कूल बनाने के लिए, उनके लिए कोई शेल्टर, यानी उनको इकट्ठा कर रही हैं आप। ये आपकी काविश कहाँ तक पहुंची है? तो ये अभी मैंने रिसेंटली शुरू करा है। अच्छा। फेसबुक पे मैंने ग्रुप बनाया है बाय द नेम ऑफ डस्ट मैच। एंड ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज मुझे लगता है कि जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली थी। एक होता है लाइफ माइंडेड लोग होना, क्योंकि अगर आप एक चेंज लाना चाहते हो ना कहीं, तो एक आदमी नहीं ला सकता, उसके लिए पूरी कम्युनिटी की जरूरत होती है। तो यही मेरा है कि उन लोगों को जिनको सपोर्ट नहीं मिली, या मैं लकी थी मुझे मिल गई, तो उन लोगों की आवाज बनना, उनको सपोर्ट देना, उनको ये याद दिलाना कि भाई आप लोग अकेले नहीं हो। तो इससे आपकी बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। जबरदस्त आमना। और आमना, पढ़ाई का जो सिलसिला है अब यहाँ तक ही है या आगे आप इसको बढ़ाएंगी, MBA या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम को आगे कुछ जारी रखेंगी? अब इंशाल्लाह, मतलब मुझे तो मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊं, अपना मास्टर्स करूं। और स्पेस साइंस के वाले से बताइए कि वो आपने कहा है कि बचपन में आपको एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, तो उसको अभी तक आप लाइक फॉलो कर रही हैं? स्पेस का जो जितने भी ये जो प्रोब्स और रोवर्स वगैरह जाती हैं, जितने मिशंस जाते हैं, उसका शौक अभी तक आप में है? शौक तो बहुत है, बट ऑब्वियसली इतना फॉलो नहीं अब मैं कर सकती, लेकिन शौक अभी भी है। मतलब टेलीस्कोप खरीदना है, देखना है चांद को। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आमना। आमना ये बताइए कि मतलब आपने मैथमेटिक्स में भी आपका है बहुत ज़्यादा शौक़? नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने जो ग्रुप बनाया है जिसमें मुख्तलिफ जो माजूर अफराद हैं, एक आपने ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, उसमें जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है? ऑनेस्टली जब मैं शुरू कर रही थी तो मुझे लगा था कि लोग नहीं इतना ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को कोई डिसेबिलिटी होती है उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो दूसरे से बात नहीं करते, ओपन अप नहीं करते। बट जब मैंने ये ग्रुप बनाया, एंड ग्रुप को बनाए हुए कोई 5-6 महीने हुए हैं, तो आज उसके अंदर कोई 200 से 300 मेंबर आ गए हैं।
एंड वो आपस में बात करते हैं, वो अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, जो भी वो फील कर रहे हैं या जो भी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। एंड काफी अच्छा लगता है मुझे देख के, बिकॉज वो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। अगर किसी के पास कोई नौकरी नहीं है तो दूसरा उसको बता रहा होता है कि आप ऐसे ऐसे नौकरी मिल सकती है या ये अपॉर्चुनिटी आई है। आमना कमाल है, मतलब मैं बहुत मुतासिर हूँ, आपने कमाल काम कर रही हैं। यानी आप इमेजिन कीजिए कि ना सिर्फ ये कि आप अपनी बीमारी से लड़ी, ना सिर्फ ये कि आप अपनी तालीम हासिल की, आप माजूर अफराद के लिए एक स्कूल बनाने का सोच रही हैं, फिर आपने वो जो ग्रुप बनाया उसमें 200-300 ऐसे माजूर अफराद के लिए रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं रहनुमा के तौर पे। थैंक यू वेरी मच आमना, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग के नाम से आप वाकिफ़ हैं। मजूरी की कोई एक्सट्रीम सतह, कोई इंतहाई एक्सट्रीम सतह आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग थे। और स्टीफन हॉकिंग वो हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी, ऐसे नज़रियात दिए फ़िज़िक्स को। तो ये जो माजूरी है, ये कभी भी इसको, यानी सोशल सपोर्ट अगर उस माजूर इंसान को हासिल है तो वो एक नॉर्मल इंसान से, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उससे कहीं आगे जा सकता है। गुफ्तगू और मौज़ूआत जो है इसके सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साफ़ सुथरा माहौल जो है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बेशुमार अशिया आलूदगी फैलाने का बायस बन रही हैं। माहौलियाती आलूदगी को देखें तो उसका सबब बनने वाली बड़ी चीज़ों में प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल है। इसको सर फहरिस्त समझें। प्लास्टिक ना सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है, बल्कि रोज़ किसी न किसी तरह हमारे खाने में शामिल होकर हमारी सेहत को शदीद नुकसान पहुँचाता है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जानिब तवज्जो न दी गई तो 2040 में समंदर में मछलियों की जगह प्लास्टिक ले लेगा। माहौलियाती आलूदगी को तबाहकुन करार देते हुए माहिरीन ने प्लास्टिक से पाक मुआशरे पर जोर दिया है। प्लास्टिक मसनूआत में 15 साल के दौरान 20% इसका जो इजाफा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। प्लास्टिक हमारी ग़िज़ाई अशिया को भी आलूदा करने का सबब बन रही है। अब इसके लिए कई बार मुल्क भर में प्लास्टिक बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, सेलिंग, इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई, मगर अमल दरामद न होने के बराबर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शॉपिंग बैग इंडस्ट्री से वाबस्ता हज़ारों घरानों का जो रोज़गार है वो मुतासिर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इसमें मरियम शबीर, जो कि माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। मरियम, सबसे पहले तो जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती कि अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती आलूदगी है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए शायद वसाइल से ज़्यादा गुड गवर्नेंस दरकार है। तो इसी वाले से जो अगर हम प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं इनकी बात करें तो आप इस बात से एग्री करेंगी कि इसके लिए वसाइल से ज़्यादा एक गवर्नेंस चाहिए? जी एब्सोल्युटली, आपकी बात में कुछ हद तक वजन है। गवर्नेंस की ज़रूरत है। जब तक आप फाइन इम्पोज नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, तब तक आपको शायद उस तरह से रवैयों में तब्दीली नज़र नहीं आएगी। लेकिन साथ ही साथ एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी हम पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, देखने में तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस्तेमाल करूँ, मैं कहूँ कि हाँ एक मैं ही तो इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे से क्या इतना फ़र्क पड़ेगा ज़मीन के ऊपर या माहौल के ऊपर या आदि हयात के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक जो शॉपिंग बैग होता है, उसकी कंपोजिशन को अगर देखें आप, तो उसकी कंपोजिशन की बेस्ड के फॉर्म पे आप देखें कि 100 से 600 साल के बीच जो है वो टाइम लगता है एक शॉपर को गलने में। तो आप सोचिए कि रोजाना की बुनियाद पर जब बहुत ज्यादा अफराद इस्तेमाल करते हैं बल्क में, तो फिर माहौल हमारा किसकी तरफ जा रहा है। तो ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब तक डंडा ही सबका पीर है। नहीं, तो ये भी है ना कि जब इसको जलाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जब कूड़ा या जो कचरा जलाते हैं तो इसमें जो प्लास्टिक जलता है, लाइक हमारे जो क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसमें यानी मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यानी उस तरफ भी ये एक किरदार अदा कर रहा है। जी एब्सोल्युटली, आप बहुत सारी जगहों पे हमारा कूड़े का ओवरऑल देखें तो सिर्फ प्लास्टिक का इशू नहीं है पाकिस्तान में। ओवरऑल जो रोजाना की बेसिस पे हम कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं उसका भी इशू है ऑफ कोर्स, लेकिन उसको हम जो है वो खुली जमीन पर फेंक देते हैं। कोई लैंडफिल साइट्स नहीं है जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। तो कूड़ा जब जलाते हैं ऑफ कोर्स तो उसमें से जहरीले मादे खारिज होते हैं,
और उसकी वजह से ना सिर्फ चरिंद परिंद को उसका नुकसान पहुंचता है बल्कि इंसानों को भी पहुंचता है। लेकिन इसके अलावा हम लोग नदी नालों समुद्रों में भी प्लास्टिक फेंक देते हैं। जो सेगमेंट के शुरू में आप जैसे बात कर रहे थे कि समुद्र से हमें मछली की जगह प्लास्टिक मिलेगा, तो अनफॉर्चुनेटली अभी हो ये रहा है कि जो आपकी मछली है या जो आबी हयात हैं वो प्लास्टिक के शॉपर्स को या जो फेंक देते हैं हम लोग उसको कंज्यूम करती हैं और वो उसके स्टमक में ऑफ कोर्स वो गल नहीं पाती है जो मछली के अंदर जाती है, और जब वो मछली वो हम खाते हैं तो इन रिटर्न हमारे अंदर ही वो प्लास्टिक फिर वापस आ रहा होता है। तो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये कोई 2040 या 50 तक मेरा नहीं ख्याल कि हाँ मछली को रिप्लेस कर देगा शॉपर, ये शायद उस वक्त तक हो। ये मतलब अब सीवरेज के जो सिस्टम है शहरों में वो आए रोज जो है वो बंद होता है, या आप समंदर से बिल्कुल दूसरी इंतहा की तरफ चले जाएं, अगर आप ग्लेशियर्स की तरफ चले जाएं वहाँ पे जो कचरे के ढेर हैं और प्लास्टिक जो है वो वहाँ पे क्या किरदार अदा कर रहा है, यानी जिस तरफ आप देखें तो वो बहुत ही ये बताइए कि ये जो इसकी जो प्रोडक्शन है ये क्यों इतनी, क्या ये बहुत इसकी कॉस्ट जो है वो इतनी लो है कि पाकिस्तान की जो कौम है ये इस कदर फयाज है ये जो शॉपिंग बैग देने में कि मतलब अगर आप गए हैं और आपने आधा किलो दूध लिया है तो आपको हो सकता है कि 3 या 4 प्लास्टिक के वो लगा दें, या अगर आपने इवन बाल पॉइंट 2 बाल पॉइंट लेके आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, 2 बाल पॉइंट लीजिए वो आपको शॉपर में देंगे। इतनी फयाजी क्यों है? इसकी कॉस्ट बहुत कम है। जी बिल्कुल, जो पर यूनिट कॉस्ट होती है शॉपिंग बैग्स आप देखें तो इंडस्ट्री बहुत बल्क में प्रोड्यूस करती है, बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो फिर दुकानदार भी बल्क में खरीदते हैं, तो फिर आपको जो है वो फरागत से मिलते भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक आप देखें तो कुछ शॉप्स पे आपको थोड़ा चेंज ये नज़र आएगा कुछ ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर कि वो आपको जो है वो डिस्पोजेबल बैग्स या जो ग्रोसरी बैग्स जिन्हें हम कहते हैं वो देते हैं, वो आपको चार्ज करते हैं पैसे। तो एक तो डिस्करेज करने का कंज्यूमर का तरीका ये भी है कि आप जो है वो महंगे दामों देना शुरू करें। मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर शॉपर महंगे कर देंगे तो उनको भी फायदा हो सकता है कि अगर कंज्यूमर खरीदता है तो महंगा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्री ये चाहती है कि प्लास्टिक के ऊपर जो इन्हिसार है लोगों का वो खत्म हो, इसलिए वो इतने सस्ते दामों देते हैं क्योंकि उनको इन रिटर्न जब सस्ता बेचते हैं तो खरीदारी भी उसी हिसाब से फिर ज्यादा होती है, इस्तेमाल भी ज्यादा होता है, तो उनको फिर फायदा भी ज्यादा पहुंचता है। आपने सेगमेंट के शुरू में ये कहा कि शायद इस वजह से भी नहीं खत्म होता ताकि बहुत सारे लोगों का रोजगार इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि दुनिया ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप जो है वो आपको दूसरे जॉब के मौके में असर आ सकते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद में जब बैन लगा था तो अब जो बाहर मुल्क की कुछ एम्बेसीज हैं उन्होंने जो घर में बैठी खवातीन होती हैं उनके साथ मिलकर बैग्स बनाने शुरू किए थे जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, जीन्स। मरीम साहब अभी है यानी वो इफेक्टिव है अभी तक इस्लामाबाद में है, यानी इस्लामाबाद प्लास्टिक फ्री है, शॉपिंग बैग नहीं? कह तो नहीं सकते कि प्लास्टिक फ्री है, लेकिन हमारे यहाँ कानून और पॉलिसी ये जरूर मौजूद है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाई जाए। जो हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है इस्लामाबाद में वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भरपूर करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि उनके पास भी इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि वो करें, बट स्टिल वो मार्केट का दौरे करके उनको फाइन इम्पोज करते हैं जो भी शॉप्स वाले बेच रहे होते हैं, और आपको जो है वो खुला उस तरह से कोई शॉपिंग बैग जो है वो बेचते हुए बाकी शहरों में जैसे सूरत हाल है वैसे शायद इस्लामाबाद को एटलीस्ट मेन सेक्टर जो है लेकिन आपको एक मिसाल देता जाऊँ मरीम कि मैं जब हुंजा में था तो मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे जो थे वो पूरे स्कूल्स निकले और पूरी एक मूवमेंट हुई हुंजा की जो शहरी थे प्लास्टिक के खिलाफ। यानी ये दूसरी तरफ का एक किरदार मैं बता रहा हूँ, ये कम्युनिटी किरदार अदा कर रही थी, कम्युनिटी खुद जो इतनी अवेयर थी। खैर शायद उसका वजह एजुकेशन भी है, लेकिन वो उसका फ़ायदा उसका आउटकम ये हुआ कि वहाँ बाकायदा पाबंदी लग गई और कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। यानी प्लास्टिक की शॉपिंग बैग जब पाबंदी लगी तो हुंजा इसी तरह रवां दवरा बल्कि बहुत खूबसूरत हो गया। भी चीज़ अगर थोड़ी बहुत नज़र आती थी हुंजा में वो भी ख़त्म हो गई, तो वो हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी तो है वैसे ऑलरेडी। जी उसकी वजह आपको मैं एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि तालीम भी है, लेकिन दूसरी वजह मैं आपको ये भी बताते चलूं कि हुंजा में आपको प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज उस तरह से नजर नहीं आएंगे जैसे इस्लामाबाद मंडी में आपको नजर आती हैं। तो एक ये भी बड़ा मेजर फैक्टर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुंजा या नॉर्दर्न एरिया में जो टूरिस्ट जाते हैं, जो सयाह जाते हैं, वो बहुत प्लास्टिक वहां पर फैला, चाहे शॉपर हों चाहे बॉटल्स हों प्लास्टिक की, और वहाँ के लोग जो लोकल हैं, जो लोकल कम्युनिटीज है वो बहुत तंग है स्याहों से जो खासतौर पर ये कूड़ा फैला के आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जो लेक्स इतनी हाइकिंग करके जो लेक्स आते हैं उनके करीब बिजनेसेस जो खुल गए हैं, ढाबे, और उन पे प्लास्टिक सब, उसकी वजह से माहौल काफी तबाह रहा है। और लेक्स के ऊपर होटल बना दिए गए हैं, उसकी वजह से भी अताबाद लेक के ऊपर है जैसे। तो
काफी सारे वहां पे भी इश्यूज हैं वेस्ट को लेके, लेकिन हाँ अगर आप शॉपिंग बैग की बात करें तो वहां पे कम्युनिटीज काफी अवेयर हैं और इंडस्ट्रीज भी कम है, तो उस तरह से आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा जैसे कि बाकी प्रोविंसेस या इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको उसकी अगेंस्ट जो है वो रूल के या पॉलिसी के जाते हुए लोग नजर आएंगे आपको। तो आखिर पे बस क्विकली मुझे ये बता दीजिए कि इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हम बच्चों में या निसाब में ये चीज़ें शामिल करें ताकि वो सफाई के हवाले से कुछ अवेयरनेस हो, या क्योंकि बड़ा कम्प्लेक्स सा मामला है ना, मतलब हमारे जो मेन सिटीज़ हैं, शहर हैं, उनके अंदर से गंदे नाले जो हैं वो गुजर रहे हैं और ना हमें वो कोई एस्थेटिकली बुरे लगते हैं, पता नहीं शायद, और ना हमें मतलब वी आर वेरी कंफर्टेबल। ये क्या वजह है? देखिए मैं तो ये कहूंगी कि एक तो हमारा जो मुतलका इदारे हैं उनसे हमारा भरोसा उठ गया हुआ है हम शहरियों का। आप देखें कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे जिम्मेदारी हुकूमतों पे आयद होती है, जैसे कि लैंडफिल साइट्स मुतय्यन करना, कूड़े की सेग्रीगेशन करना, उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली प्लास्टिक को अलग करना है, इंडस्ट्री का वेस्ट ठिकाने किस तरह से लगेगा, पानी पोल्यूट आपकी इंडस्ट्रीज करें, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से आवाम का भी एतमाद उठ गया और वो कहते हैं कि भाई हुकूमत ने तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक चीज हम कर सकते हैं वो अपने रूट्स में हम वापस जा सकते हैं, यानी कि जो हमारा असल था, जो हमारी रूट्स थी, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप देखें तो जब प्लास्टिक इंडस्ट्री से पहले तो वो एक बैग उनका होता था थैला सा बना हुआ जाली का, आपको भी शायद याद हो, तो वो उसी में हम फिर शॉपिंग करते नजर आते थे। और कतई इसमें कोई, मेरा मतलब है कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप एक बैग जो है अपने पास रखें और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, और बिल्कुल वो पुराना मुझे बिल्कुल याद है। थैंक यू वेरी मच मरियम, इंशाल्लाह आगे भी आपको ज़हमत देंगे माहौलियात के हवाले से बात करने के हवाले से। माहौलियाती जो आलूदगी या माहौलियाती मामलात हैं, इस पर बस सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 से नो टू शॉपिंग बैग। अपना बैग जो है कपड़े का वो अपने साथ रखें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद, और बात करेंगे इकॉनमी पे। आजकल इकॉनमी जो है वो सबसे अहम मौजू है। तो आपको बताते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जो समरात है वो अभी आवाम तक पहुँचे भी नहीं थे कि निगरान हुकूमत ने आवाम पर जो गैस का बिल है उसके जो चार्जेस हैं वो उसमें इजाफा कर दिया है। बिजली के जो भारी भरकम बिल थे उससे अभी आवाम संभले नहीं थे। आप इसको यूँ समझिए कि अगर आप गैस के बिल को मॉनिटरी मामलात में लेंगे तो आपको इतना बड़ा इजाफा नज़र शायद उस तरह नहीं आएगा। मतलब अगर 300 का बिल है और अगर वो 1000 या 1200 तक पहुँच गया है तो और बिजली के हिसाब से आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऊँट की जो कमर पे तिनके वाली बात है। एक इतना भारी बोझ आप डाल देते हैं कि एक तिनका जो है वो ऊँट को बिठा देता है। इस वक्त आवाम के ऊपर इतना बोझ है कि इस वक्त मॉनिटरी मामलात में हम गैस को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा भी इजाफा जो है वो उनकी कमर जो है वो दोरी कर देता है। तो ये अभी उससे बिजली के बिल से नहीं संभले थे कि गैस के बिलों ने भी अब इनकी जो जेब है वो हल्की करना शुरू कर दी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में घरेलू और कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और ECC इजलास के एलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक, जबकि दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफा किया गया है। और नए गैस टैरिफ का इतलाक जो है वो 1 नवंबर से होगा। और यूँ 2023 यानी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है, मगर हर बार की तरह शर्त जो पूरी की है वो कुर्बानी का जो बकरा है वो आवाम को ही बनाया है, और कुर्बानी का बकरा जो है आवाम ही बने हैं और आवाम ही कुर्बानी देंगे। उधर स्टेट बैंक ने मुल्की मुआशी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट 2022-2023 जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा की वजह से माली साल 2022 है उसकी दूसरी शिशमाही में ही मईशत को चैलेंजेस का सामना रहा है। सैलाब से मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर हुई, मालियाती अदम तवाज़ुन वसी हुआ और औसत महंगाई कई दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा जो है वो खातिर खा कम हुआ है, लेकिन बैरूनी रकूम की आमद में कमी से स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर में कमी आई है। और जो स्टेट बैंक है रवां साल महंगाई में कमी की नवीद उसने सुनाई है। मुआशी इशारे तो बेहतरी की तरफ हैं, यानी कुछ इशारे, लेकिन मुल्क की मईशत जो है वो ट्रैक पर आ गई है या जिस डगर पर चल रही है इस पर ट्रैक पर आ जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब से जो कि माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है? यानी सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात हैं वो अभी आवाम तक नहीं पहुँचे थे कि हुकूमत ने जो गैस है उसके बिल में इजाफा कर दिया है। हुकूमत के इस इकदाम को आप किस सवाल से देखते हैं? ये इकदाम जो है क्या ये नागुज़ीर था, ज़रूरी था कि गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए? वकार साहब,
दुरुस्त बात है कि अवाम के लिए एक हम्बलिंग पिक्चर है जहां तक कीमतों का बढ़ना है। इसलिए कि दुनिया में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये हुआ कि जब रूस और यूक्रेन की वॉर हुई, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल ऐसा आया जिसमें कीमतें बहुत बढ़ी, तो पाकिस्तान पे एक इम्पैक्ट आया। वो इम्पैक्ट जो है बढ़ गया जब रुपए की कदर कमज़ोर हुई। अगर आप इन दो चीज़ों को देखें तो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का असर था हमारे यहाँ, फ्लड्स और उसका जो असर था क्रॉप्स पे और लाइव स्टॉक पे, 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर, और उधर से आपने देखा कि कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और वो रुकी नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप ऐड करें कि जो एडमिनिस्ट्रेड कीमतें हैं, यानी कि जो हमारे पास एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, उसकी इनएफिशिएंसीज इतनी ज्यादा हैं कि हमारी मतलब बिजली में 590 अरब का नुकसान इस साल का। गैस की कीमतों को अगर तब्दील ना करते तो 395 अरब रुपए का एक सर्कुलर डेट, आप उसको नुकसान ही कहिए सादा जबान में, ऐड हो जाता। अब ओगरा हर 6 महीने में एक रिवीजन करता है। हम बहुत अरसा गुजार देते हैं, हम बहुत टाइम गुजार देते हैं, हम ये रिवीजन जो है उसको पास ऑन नहीं करते, इसको रोके रखते हैं। उससे 2100 अरब का सर्कुलर डेट, यानी कि 2100 अरब का एक तरह का खसारा खड़ा हो गया है गैस सेक्टर पे भी। अगर इसमें आई थिंक लेट पेमेंट सरचार्ज भी ऐड कर लें तो ये 2900 अरब है। आज से 4-5 साल पहले चले जाइए तो ये 0 था। इनएफिशिएंसीज, प्राइसिंग को पास ना करना, स्ट्रक्चरली गैस सेक्टर को तब्दील ना करना, एलएनजी महंगी मंगाकर मुल्क में सस्ती बेचना, कई सेक्टर्स को सब्सिडी देना, उस सब्सिडी की पूरी पेमेंट ना होना, यूएफजी अनआइडेंटिफाइड लॉसेस जो हैं उनका ओगरा ने जो अलाउ किया है उससे बहुत ज्यादा होना। अब ये तो सिर्फ मैंने चंद चीजें आपके सामने रखी हैं। सो ये नागुज़ीर था। आईएमएफ में रहते हुए ये जो चंद चीज़ें आपने कही हैं जो कि नागुज़ीर थी, इसमें जो अब बेहतरी आई है, यानी आप ये समझ रहे हैं कि हमने यानी पूरे इकॉनमी के हवाले से, वैसे तो 70 साल देखें तो सब्सिडीज़ और यही तमाम चीज़ें चलती रही हैं, अब आप समझते हैं कि इकॉनमी में जो पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब इन द शॉर्ट रन ये कोशिश की जा रही है, बीइंग इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, एक तो कुछ एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, उस एडजस्टमेंट्स की वजह से कुछ आपको करंट अकाउंट का खसारा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मालियाती खसारे के नंबर आएंगे पहले क्वार्टर के तो वो भी कोई बहुत डिस्टर्बिंग नहीं होंगे। सो ये दो चीजें जो हैं थोड़ी सी आपको संभलती हुई दिखाई देनी चाहिए। लेकिन ये क्या इसमें कंसिस्टेंसी, आपको जब नई हुकूमत अगली आएगी तो वो आपकी यानी पेशगोई क्या है, ये चीज़ें जारी रहेंगी इस तरह? यानी हमारे यहाँ आप शॉर्ट टर्म तो हो जाती हैं, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म फिर वही तकरीबन हम उसी कोलू की बैल की तरह एक ही जगह एक ही दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। इसको आप थोड़ा सा इस वक्त कंबाइन कीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हुए हैं, चाहे वो स्मगलिंग पे हो, जखीरा अंदोजी पे हो, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे हो, और रुपए और डॉलर की जो एक इलीगल मार्केट बन गई थी उसको रोकने पे हो, तो आपको इन सब की वजह से एक सेंटिमेंट तब्दील हुआ है, डी डॉलराइजेशन थोड़ी सी हुई है। अब आईएमएफ का एक रिव्यू होगा। अब आई थिंक अगले अगर 9 माह या 12 माह आप पूछें कैसे चलेंगे, आईएमएफ का 2 नवंबर ऑनवर्ड्स एक पाकिस्तान का रिव्यू होगा। अगर वो रिव्यू कामयाब हो जाता है, अगर मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि कामयाब तो हो जाएगा, शायद उसकी कुछ और शराइत होंगी, कुछ हम देखेंगे कि कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ अगर टारगेट्स नहीं मीट हो रहे तो उसको पूरा करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आएंगी। तो वंस वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर थोड़ी सी और तकवीयत मिल जाएगी। इस वक्त एक इशू जो इन द इमीडिएट है वो एक्सटर्नल फ्लोज का है, यानी कि हमारे जो रकूम बाहर से आनी है, रेमिटेंसेस को भी बढ़ना है, एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ना है, हमारी बोरोइंग्स जो डेट की हैं वो भी बढ़नी है। फिर हम ये साल राइड आउट करेंगे। आने वाले जो साल हैं वो डिपेंड करेंगे वकार साहब ऑनेस्टली कि कोई भी पॉलिटिकल फोर्स जो आती है वो प्रिपरेशन क्या करके आती है, एनर्जी सेक्टर पे, पाकिस्तान की एफबीआर के रिफॉर्म पे, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को डीरेगुलेट करके पाकिस्तान का एक ग्रोथ बनाने पे और दुनिया को एक्सपोर्ट करने पे। अगर हम ये सारे काम करने में कामयाब हो गए और वो माइक्रो रिफॉर्म जो पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट करे, ट्रेड रूट्स बनाए, मतलब एटलीस्ट ऑन द वेस्ट जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं वो बने, अगर हम ये एक मैं हमेशा कहता हूं कि इस सब को करने के लिए अगर एक
कॉम्पिटेंट टीम, और ये सिर्फ मेरा मतलब पॉलिटिकल टीम नहीं है, हर मिनिस्ट्री में अगर हम ये सलाहियत पैदा कर सके, और ये एक अपहिल टास्क है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और कोऑर्डिनेट कर सके। मैं अभी देखता हूं कि SIFC का मैकेनिज्म एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म सा बन रहा है पाकिस्तान में, और वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो अगर हम ये सब काम बखूबी कर सके, जो कि डेफिनेटली एक अपहिल टास्क है, तो फिर तो आपको ये जो इस वक्त थोड़ी सी सेंटिमेंट में बेहतरी। 2 नवंबर का आपने जो जिक्र किया है रिव्यू का IMF के वाले से, तो वो आप समझते हैं कि उस वक्त तक के जो माइलस्टोन्स हैं, जिनको हमें, जब वो शराइत हैं जिनको हमने पूरा करना है, वो हम कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई इशू नहीं है? 2 नवंबर आप उसके वाले से पॉजिटिव हैं, रिव्यू के वाले से? ये वकार साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 सितंबर के टारगेट्स जो हैं उस पे बेस करके ये रिव्यू होता है, क्योंकि जो डेटा है वो थोड़ा देर से आता है, तो अभी सारा डेटा हमारे सामने आया नहीं है। इनिशियल डेटा जो है वो इतना डिस्कम्फर्टिंग नहीं है। कुछ जगहों पे ऑफ कोर्स कमियां हैं, कुछ जगहों पे हमने एक्सीड भी किया है, FBR का टारगेट मीट हो गया है। लेट्स सी एनर्जी टारगेट्स कैसे हैं, लेट्स सी ओवरऑल जो हमारा मालियाती खसारा कैसा है, हमारे जो मॉनेटरी टारगेट्स हैं वो कैसे हैं। ये सारा डेटा भी कंपाइल हो रहा है, वक्त लगता है, कुछ प्रोविंसेस से भी आता है। जैसे ये डेटा हमारे सामने आएगा, पर आई थिंक रिव्यू जो है इट शुड मूव फॉरवर्ड। अगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स, जैसे मैंने कहा, कुछ वेवर्स, ये सब कुछ होना होगा, तो वो हो जाएगा, एंड इट शुड मूव फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 23-24 अरब डॉलर जो हमने इस साल में एक्सटर्नली जमा करने हैं, रीप्रोफाइल करने हैं, देने हैं, ये सब काम करने के लिए IMF की अम्ब्रेला में रहना बहुत जरूरी है। सो आई एम रियली होपिंग आप कि ये हो जाएगा। बड़ी अवामी उस लहजे में बात करते हैं और एक ऐसी आसान तरीके से बात करते हैं जो कि हर आदमी को समझ भी आती है। तो ये बताइए कि जो अभी जो स्टेट बैंक का कहना है कि रवां साल महंगाई में कमी होगी, मतलब ये बहुत ही आवाम से रिलेटेड चीज़ है। गैस और बिजली की कीमतों में जब इजाफा हो रहा है, तो महंगाई में कैसे कमी आएगी? क्या हम कोई उम्मीद रख सकते हैं, आवाम कोई उम्मीद रख सकते हैं? So let's be honest with the people of Pakistan. अगर अर्मिला और इमरान यहाँ होते तो वो वाउच करते, वो मुझे पिछले 1 साल से पूछ रहे थे, तो मैं लोगों को हमेशा कहता था कि अपना तर्ज जिंदगी, अपना तर्ज अमल बहुत तब्दील कीजिए और बहुत किफायत शारी से जिंदगी को काटिए। कोई भी हो, मिडिल इनकम तक भी जो है वो हिट होगा, हाई इनकम अर्नर्स को छोड़ दें तो वो हिट होगा। ये और यू नो एग्जैक्टली ये 1 साल से मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है, मैं आज भी उस पे कायम हूँ। अपना तर्ज जिंदगी, सर्दियों में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की बजाय स्वेटर पहनिए और अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखिए ताकि आपके घर गर्म रहें। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने बहुत सी चीजें इस पे कही हैं, मतलब एनर्जी को सेव कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट को सेव कैसे करना है, होलसेल से चीजें कैसे लेनी है, ये आप कर सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाने को मैंने कई चीजें गुजारिश की। आपका बेटा अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है तो उसे कहिए कि 8वीं के स्टूडेंट को घर बैठ के ट्यूशन दे, अगर 100 रुपए भी कमाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं जो चीजें अपने यहाँ अप्लाई करता हूँ वही दुनिया को कहता हूँ। तो एक तो ये बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं महंगाई कम होगी, तो इसका मतलब जो टेक्निकल टर्म्स बहुत यूज होती हैं वो ये है कि अगर महंगाई अभी 30-31% पे बढ़ रही है तो आने वाले महीनों में वो 20-22% रह जाएगी। महंगाई की जो बढ़ने की शरह है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी है ना डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जो मशवरे दे रहे हैं, स्वेटर्स वगैरह और वो तमाम चीज़ें, लाइफस्टाइल चेंज करने में बहुत सारी जगहों पे फिर हुकूमत का मामलात आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत सारा लाहौर जो है, बहुत सारी एक पूरी क्लास है जो कि बाईसाइकिल चलाने में उनको शौक़ भी है। वो उनको अगर साइकिल के वाले से ट्रैक्स हों तो वो डेफिनेटली यहाँ पे कल्चर फ़रोग पा सकता है बाईसाइकिल का। लेकिन आपको मालूम है कि इस तरह का जो है वो मामलात है नहीं, यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ट्रैफिक की इस तरह मामलात है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल को चेंज करने के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे हुकूमत जो है उसका किरदार बड़ा अहम हो जाता है। देखिए, 3 तरह की हुकूमतें होनी चाहिए। एक फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैंने पहली बहुत बड़ी गुफ्तगू जो है फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड की। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, कुछ रेगुलेशन है, वो उनके पास है। फिर एक तीसरा टियर है जो लोकल गवर्नमेंट का है, जिसको हमारे शहर चलाने हैं, हमारी सिटीज चलानी है।
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को अब सोचना है कि ये निजाम इस तरह का है मुल्क में। सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कहीं बैठकर कोई शहर या कोई डिस्को जो है दूर दराज में नहीं चला सकती। इस निजाम की तब्दीली के लिए हमारे जहन की तब्दीली, हमारे माइंडसेट की तब्दीली जरूरी है। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अपना वोट डालते हुए हमेशा ये सोचिए, और बाशऊर कौम है आप, कि आप क्या मांग रहे हैं। ये वोट जो है उसके इव्ज कुछ मांगिए, और वो अपने मुल्क की बेहतरी, अपनी बेहतरी, अपने शहर की बेहतरी। सिटीज को डेवलप डिफरेंटली करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सिटीज को डेंस भी होना पड़ेगा, ऊपर भी जाना पड़ेगा, और निकलना पड़ेगा कि खाली हम मोटर्स या जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको तकवीयत दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, ये एक बहुत बड़ा जोज है दुनिया भर में, और हमारी सिटीज बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी, अब फैल गई हैं। बट अगर हम सेंटर ऑफ द टाउन से लेके 4-5 किलोमीटर के एरिया में, तो इन ट्रैक्स और इन चीजों को बहुत पनपने की गुंजाइश है और होनी चाहिए। पर वो एक इतना बड़ा माइंडसेट का तब्दीली मांगती हैं और इतनी बड़ी प्रोफेशनल इनपुट मांगती हैं। मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ, पाकिस्तान की डिफाइनिंग जो तब्दीली है, पाकिस्तान की जो डिफाइनिंग डिफिशिएंसी है, वो कॉम्पिटेंस का लेवल है, बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एंड इन द प्राइवेट सेक्टर, इन द रेगुलेटरी रेजिम। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी के पेश नज़र बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हम इस मौजू पे बात करते रहेंगे। इस वक्त हम लेंगे थी ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद तनकीद की जद में है। अफगानिस्तान से 8 विकेटों से अपसेट शिकस्त के बाद साबिक क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम पर तनकीदी निश्तर चला दिए हैं और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि हमारी फील्डिंग इंतहाई ख़राब है, 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। कल हमने जब अब्दुल माजिद भट्टी साहब से बात की थी तो अब्दुल माजिद भट्टी ने कहा था कि कोई टीम के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने बात की थी। इस हवाले से पीसीबी ने कहा है तो ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है। गो कि अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ये नहीं कहा था कि कोई इस तरह की खबर है, लेकिन एक अमूमी तौर पे कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह है। और ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो ग्राउंड पे कुछ इस तरह का बता रही है। तो अब मामला ये है कि क्या पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई का कोई रास्ता बचा है, और वो जो रास्ता बचा है उसमें तमाम जो इख्तियारात हैं वो क्या पाकिस्तान के पास ही हैं। यानी इख्तियार से मुराद है कि कितने मैच जीतें। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है, पाकिस्तानी टीम के साथ अक्सर ऐसा होता है कि इख्तियार किसी और के पास चला जाता है, यानी जिसको हम इफ्स एंड बट्स कहते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई और टीम जो है वो फलां से हारे। तो क्या कोई सूरत हाल जो है वो इस लेवल पे, इस सतह पे पहुंच चुकी, कुछ और टीमें हारें और जीतें तो हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास सैयद मोहम्मद अवैस साहब हैं, स्पोर्ट्स तजरियाकार हैं, उनसे पूछेंगे। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। अवैस भाई पहुंचाइए हमें सेमीफाइनल में, पाकिस्तान को किस तरह पहुंचेंगे? देखिए, जैसे आप इंटर में भी कह रहे थे, ये तो आपको पता है हमेशा टूर्नामेंट्स के अंदर हुआ है। पाकिस्तान के इफ्स एंड बट्स पे फिर हम रह जाते हैं कि जी ये टीम हारे, वो टीम हारे। पाकिस्तान ने ऑन द ट्रॉट 4 मैचेस जीतने हैं, और ये नहीं कि खाली जीतने 1-2 स्कोर से, अपना नेट रन रेट को भी मेंटेन करना है। तो ठीक है, ऐसा पाकिस्तानी ख्वाहिश तो है कि हम सेमीफाइनल्स खेलें, लेकिन आसान चीज़ नहीं है। आपने हर मैच सेमीफाइनल समझ के खेलना है। यहाँ पर आप फिर ज़्यादा रिलायंस वक्त कर रहे हो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया टीम में कि शायद एक नॉकआउट यहाँ पर हो। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़े से मुश्किलात हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने मैचेस जीतने, अगर वो एक मैच भी हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उनका आपको पता है रेशियो जो उनसा थोड़ा सा टफ चल रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का। तो मैचेस यहाँ पर हैं, लेकिन पाकिस्तान को देखें, अगर आपने सोचना है इस टूर्नामेंट के अंदर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने जाना है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है, बाकी सारे मामला थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर कहा था कि जितने भी रिमेनिंग मैचेस हैं हमने कॉन्फिडेंट होकर खेलना है, हमने बाउंस बैक करना है। तो फिर आपको इंटेंट अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान टीम की जो सोच है, अपना जो इश्यूज हमें बनते हुए आए हैं, चाहे वो आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में बात करें, बेशक आपने 70-80 रन की पार्टनरशिप दी, लेकिन वो जो आपको एग्रेसिव स्टार्ट चाहिए, जो कि आपको एग्रेसिव अपना पावर प्ले के अंदर चाहिए, वो तो आप दे नहीं पा रहे हो। आप दूसरी टीम्स को देखें जहां वो 10 ओवर में 100 स्कोर करते हैं, या दूसरी टीम्स को आप देखें वो रन बॉल के साथ भी कम से कम, या जो बाउंड्रीज लगाने वाली बात करें तो उसके अंदर वो वे हेड है पाकिस्तान से। तो ये चीजें हैं जहां पर पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि प्लेयर्स हैं भी नहीं, यही प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपने सारा बैकअप करना है, इन्हीं को आपने सपोर्ट करना। मेरा जो अगला सवाल है वो आप एक पाकिस्तानी का सवाल, मतलब ये रैशनल है, ये सवाल अकली है या नहीं है, इसको एक साइड पे रखिए।
ये एक पाकिस्तानी का सवाल है जो पाकिस्तानी टीम से मोहब्बत करता है। बताइए, नीदरलैंड आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देगा? देखिए, नीदरलैंड्स की जो टीम है उसका कुछ जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड चलता हुआ है, अपसेट हो सकता है। मैं ऐसा पाकिस्तान नहीं है, उनका माजी तो है, अपसेट हो सकता है उनका माजी, क्योंकि जिस तरीके से नीदरलैंड्स के पास देखें ना, एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि उनके पास कुछ खोने को है नहीं। वो यहाँ सीखने आए हुए हैं। वो टीम तो नहीं ऑब्वियसली जो टॉप में खेलती है, लेकिन सीखने आए हुए हैं, लेकिन वो अपसेट कर सकते हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड अपना बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया बेशक अपना पिछला मैच अच्छा खेली है, फायर पावर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी प्रेशर में होगी क्योंकि उन लोगों ने मैचेस जीतने हैं बैक टू बैक। अगर सेमीफाइनल की दौड़ में वो भी रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक वो टीम है जो कि बाउंस बैक बड़ा स्ट्रांग करती है। मैंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया को देखा है कि वो 1-2 बॉल या 1-2 ओवर वो चेक करते हैं, तीसरे ओवर के अंदर पहली बॉल वो बाउंड्री से स्टार्ट करते हैं। तो वो बैट्समैन के अंदर उनके अंदर इंटेंट है। मैं बार बार ये अल्फाज यूज करता हूँ कि इंटेंट जब तक आपके प्लेयर्स में नहीं होगी एग्रेसिव खेलने की, तब तक आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के अंदर आप उस दिन इफ्तिखार को आप देख लें, जब इफ्तिखार बैटिंग करने आए थे, मुझे नहीं पता कि इफ्तिखार को लाइसेंस टू किल क्यों नहीं दिया जाता। पता नहीं उनको कौन कहता है अंदर जाके आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, 1-2 ओवर देख लें, उसके बाद जाके हिटिंग करे। भाई उसकी पावर गेम वो नहीं है। उसकी पावर गेम आती ही जो उनसे अपना वो पावर हिटिंग करना बंद की। और आप तो वैसे पे ये जो टीमें होती हैं, मेरे मतलब जिस तरह पाकिस्तानी टीम है, ये जितनी भी दुनिया में बाकी टीम्स होती हैं, अगर इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाए प्लेयर जो है, और वो इनसिक्योरिटी ये हो कि अगर वो 30-40 नहीं करता या 40-50 नहीं करता तो उसको टीम से आउट कर दिया जाएगा, तो ये फिनोमेना तो पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं होता होगा। तो क्या कहीं इस तरह होता है कि वहाँ पे किसी प्लेयर को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाता है कि कोई इशू नहीं है, तुम अगले 3 मैचों में कोई मतलब उस तरह परफॉर्म ना भी करो, 30-40-50 ना भी बनाओ, लेकिन तुम अपनी नेचुरल गेम खेलो, ऐसा होता है? देखिए, आपका सवाल सीरियसली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान टीम में भी होती है। ये नहीं कि मैं कहूँ जी पाकिस्तान टीम में मामला चल रहे हैं तो जी बड़ा ख़राब चल रहा है, नहीं। आप एक प्लेयर को बैठ के उसकी नेचुरल गेम को आप यही बात करते हो कि यार हमें आपसे वो 100 नहीं चाहिए, 150 नहीं चाहिए, हमें चाहिए आपसे पावर प्ले के अंदर हमें अच्छा तगड़ा स्कोर निकाल के दो, हमें डेंट पहुंचा के दो दूसरी टीम को, जो कि आपके प्लेयर पहले भी करते हुए हैं। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं क्योंकि एक सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा था कि जब वर्ल्ड कप हम T20 खेल रहे थे तो उसके अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज हमें नजर आए, तो मैंने जाके कोचेस से पूछा कि इस वक्त आपको बैट्समैन ऐसा कौन सा नजर आ रहा है जो कि फायर पावर निकाल सकता है, जो कि तगड़ा खेल रहा है। उन्होंने कहा जी मोहम्मद हारिस है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, आपके सामने की बात है कि जो हारिस की परफॉर्मेंस रही है, आपको लड़के को रिलैक्स करके उसको प्रेशर में नहीं डालना होता कि फाइन यही एक इनिंग है, को जोया तो नहीं अल्लाह हाफिज़ काट हो जाएगा, नहीं। आपने उसको रिलैक्स करना है, उसको आपने कहना है कि यार पाकिस्तान टीम को आपकी जरूरत है, आपके पास मैचेस हैं, लेकिन हमें जो आपका रोल है यहाँ पर वो पिंच हिटिंग का है, आपके पास लाइसेंस टू किल है, आपने जाके एग्रेसिव खेलना है। छोड़ दो जो मामलात हैं कि अपना आपने 100 करना है, 150 करना है, मुझे स्टार्ट अच्छा चाहिए। आपको किसी ना किसी को वो चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरा एंड पाकिस्तान का एक इशू रहा है, जब बाबर आजम ने टफ विकेट थी, देखें जो माशाल्लाह मौसमी हमारे जो तज्जियाकार बैठे हैं ना, जो कहते हैं कि बाबर आजम ने स्लो नहीं खेला भाई साहब, वो बड़ी टफ विकेट थी अफगानिस्तान के खिलाफ, स्लो विकेट थी जहां पर आपने स्कोर किया है। जरूर मैं कहता हूं कि रन अप बॉल होना चाहिए था, थोड़ा सा एग्रेसिव थोड़ा, लेकिन थोड़ा स्लो था, वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स थी। लेकिन जहां बाबर आजम अगर कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल रहे थे, दैट मींस कि दूसरे एंड पे जो बैट्समैन है, बाबर का काम बनता था कि उसको कहते कि मैंने एक एंड संभाला हुआ है तो आप दूसरे एंड से पावर हिटिंग करें, आप चांसेस लें, क्योंकि हमने स्कोर कार्ड को चला के रखना है। आप इस चीज को रियलाइज करें कि अगर शायद उस विकेट के ऊपर 300 स्कोर होता, बात की पुरानी बातें हैं कि जी अगर 300 होता तो हम, लेकिन 300 होता तो शायद कुछ मैच सिनेरियो डिफरेंट आपका यहाँ पर पाकिस्तान टीम का होता है। लेकिन 4 मैचेस हैं, आपने जीतने ऑन द ट्रॉट, नया दिन होगा। साउथ अफ्रीका जिस तरीके से अनबीटेबल टीम आ रही है, 350 से कोई स्कोर उन लोगों ने नीचे किया नहीं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, 400 टच किया हुआ है, तो टफ कॉल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन लेट्स होप जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये हकीकत बात है, नॉट ऐसा पाकिस्तानी कह रहा हूँ, ऐसा क्रिकेटर कह रहा हूँ, आपने ग्रेड्स को भी सुना है, ये टीम बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है उसमें लिटरली काम करने की जो ओवरऑल तनकीद हो रही है, अब तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी तनकीद हो रही है, मुबस्सिरीन तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे और साबिक क्रिकेटर्स कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि ठीक तनकीद कर रहे हैं? देखिए, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली तनकीद होती है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड तनकीद हो तो मुझे समझ में आती है। एक चीज़ तो चाहे वो यूसुफ भाई की बात करूं, चाहे सकलैन भाई की बात करूं, मैं उन पर थोड़ा सा बैकअप भी करूंगा। यार वर्ल्ड कप में टीम है इस वक्त, हमसे ज़्यादा माड़े हालात तो इंग्लैंड के हैं, हकीकत कह रहा हूँ। इंग्लैंड मीडिया आपको पता बड़ा सख्त है इस चीज़ पे, इंग्लिश मीडिया बड़ा बुरे तरीके से हैंडल करता है अपनी टीम को। लेकिन यार तनकीद कंस्ट्रक्टेड करो, वर्ल्ड कप में है, थोड़ा सा बैकअप की जरूरत है। लड़कों को लिटरली इनको न्यूज़ेस जाती हैं, लड़कों को जब हमारे क्रिकेटर्स बात करते हैं
और कसम से फ़ोन करके यहाँ तक कहते हैं कि यार तकलीफ हुई है, होनी भी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन शायद इनको बैकअप की ज़रूरत है, इनको बहुत 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 शुक्रिया। नाज़रीन, बात ये है कि बाबर आजम की बात करें या पाकिस्तानी टीम की बात करें, मैं आपको एक बात बहुत वसूख से कह सकती हूँ, इनको बैटिंग आती है, इनको बॉलिंग आती है, इनको फील्डिंग आती है। तो ये तमाम चीज़ें सीखने की इनको ज़रूरत नहीं है, सीखने की या तब्दील करने की अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हिकमत अमली है। अगर हिकमत अमली तब्दील हो गई तो पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह अगले 4 मैचेस ज़रूर जीतेगी। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान बैठे हुए हैं, ये वो मेहमान हैं जिनके साथ मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठा हूँ। दरिया के किनारे पर बैठा हूँ, किसी पहाड़ के दामन पे बैठा हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे इनके साथ रिकॉर्डिंग्स की, और वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। एक्सप्रेसो में जो सफ़र शर्त सेगमेंट है उसमें हमने इस मेहमान के साथ आपको माउंटेनिंग कैसे की जाती है, कोपामाई कैसे की जाती है, इस तरह के मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हमने आपको दिखाए। आज अब्दुल जोशी के साथ मैं बैठा हूँ स्टूडियो के अंदर। पहले अब्दुल जोशी, आपको याद है मुंजा के दरिया के किनारे पे बैठा करते थे और वहाँ पे रिकॉर्डिंग किया करते थे। आज लाहौर में आप बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, आप मुंजा से तशरीफ़ लाए हैं। और जोशी बहुत ही पाकिस्तान के बासलाहियत और कमाल को पैमा है। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं चाहूँ, मेरा दिल करता है कि इन पर एक पूरी किताब लिखूँ। और किताब जो है न कि वसअत कल्बी और वसी ज़र्फ़ की है कि जब आप बिल्कुल समिट के नज़दीक हों और उस वक्त आपको मालूम हो कि रेस्क्यू मिशन पे आपने जाना है, किसी और माउंटेन्स पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, आप अपनी अचीवमेंट को कंप्रोमाइज़ करें, वहाँ से नीचे आएँ और रेस्क्यू मिशन पहले सर अंजाम दें। ये जो बड़ा दिल है ये अब्दुल जोशी का है। थैंक यू जोशी। जोशी कितने 8000 हो चुके हैं? दो कौन कौन से? माउंट अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब ये बताइए कि अन्नपूर्णा जो है ये मुश्किल तस्वुर की जाती है, टेक्निकल भी है? टेक्निकल भी है और लेकिन डेंजरस बहुत ज़्यादा है। ये एवलांचेस की वजह से, एवलांचेस और सराग ज़्यादा हैं जो कि सराग गिरने की वजह से काफ़ी ख़तरात हो सकते हैं वहाँ पर। समटाइम्स कहा जाता है कि इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो उसको नागा पर्वत के साथ कंपेयर किया जाता है, तो ये दुरुस्त है या नागा पर्वत ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, टेक्निकल में नागा पर्वत मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं खुद नहीं गया वहाँ पे। लेकिन अन्नपूर्णा जो है टेक्निकल कैंप 2 से कैंप 3 के दरमियान है और उसी रूट पे एवलांच का भी ज़्यादा खतरा है। शिमशाल के जो लोग हैं ये क्या खाते हैं? नॉर्मली फूड। वो तो मैं भी खाता हूँ। बस वहाँ पे स्पेशल ये कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फूड है। ऑर्गेनिक फूड भी मैं आपको बताऊं जोशी, बहुत सारी जगह मैं आपको बता दूंगा वो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, लेकिन ऐसा कमाल को पैमाई का मामला जो कि वहाँ पे ख़वातीन को पैमा है और पाकिस्तान के बड़े जो को पैमा है उनका ताल्लुक जो है वो शिमशाल से, तो क्या मतलब या शायद इसकी वजह यह है कि आप ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे हैं, आपके साथ 6000 हैं वो जो नॉर्मली आप सर करते रहते हैं। हमारे जो पास्चर हैं, फ़र्ज़ करें कि शिमशाल की एलिवेशन जो है ना वो 3000 पे है। ठीक है। उसके बाद फिर जो लोग हमारे पास्चर पे जाते हैं, शिमशाल पास, ठीक है, वो तकरीबन 4700 मीटर पे है। और वो ख़वातीन जो है वो 4700 तकरीबन हो गया आपका 14000 फुट। जी तकरीबन ऐसे ऐसे ही होता है। तो उस वजह से हमारी एरिया के लोगों के जो लंग्स है ना वो मतलब एक मजबूत है, बड़ा होता है। बचपन में आप भी शिमशाल पास जाते रहे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे मेरी अपनी जो अम्मी वो जाते थे वहाँ पे शिमशाल पास पे, तो वहाँ पे तकरीबन कोई 5 महीना बैठती थी, तो उस वजह से मैं स्कूल से जब छुट्टी होती थी फिर मैं जाता था वहाँ पे। पसुकोंस जो हैं आपने सर की, लेकिन इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। आई थिंक लास्ट जो 1989 में शायद हुई है या 80s में हुई है गालबन। हाँ, वो पॉप डांसर हुआ है जो कि हमारे साइड से उसको करुण 2 कहते हैं। ठीक है। ये जो फ्रंट वाला जो ना पसुकोन, ये फर्स्ट एवर, ये फर्स्ट टाइम आपने सर किया। और लेकिन बड़े मराहल थे, उसमें से एक मरहला ये भी था कि आपको एक दफ़ा ये कुर्बानी देनी पड़ी कि बिल्कुल आप समिट के पास थे और रेस्क्यू, वो क्या था? और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि हेलीकॉप्टर जो था वो नाकाम हो रहा था और फिर आप वहाँ पहुँचे जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच सकता। हाँ, असल में ये कि दुनिया में जो लोग आते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बीइंग ए ह्यूमन, ठीक है, लोगों का खिदमत करना होता है। बाकी पर्सनली जो अचीवमेंट्स है वो हो जाएगा, वो इशू नहीं है। तो जब मैं
2019 में पसु कौन जब मैं क्लाइंब कर रहा था तो उस टाइम तकरीबन कैंप 3 में था हम लोग। तो उसी टाइम जो ना मिलवेन जॉम पीक्स पे जो कि अशकोमन वैली में आता है ये, तो वहाँ पे इंसिडेंस हुआ था। मतलब ये कि एवलांच ने हमारे लोगों को हिट किया था जिसमें फॉरेनर्स भी शामिल थे। तो जब मैंने ये खबर सुना तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं आपका जो ना हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जा सकते हैं वहाँ पे? फौरन नीचे उतरे तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने वहाँ से कॉल ऑफ किया। मैंने कहा कि चलो माउंटेन तो है यहाँ पे। स्पॉन्सर्स भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, कास्ट इन्वॉल्व होगी, जी। वो तमाम चीज़ें आपने बस साइड बल्कि मैं उन स्पॉन्सर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे मतलब ये कि टाइम दे दिया। बल्कि मतलब उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि भाई आप जो मिशन पे गए थे आपने क्यों इसको जो है ना कॉल ऑफ किया। तो बड़ी बात है ये। तो बल्कि बार बार जो है ना वो जो मेरे जो स्पॉन्सरशिप है वो बल्कि रेगुलर जो है ना मुझे स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। इसी माउंटेन। और जब आप ऊपर उस पहाड़ पे गए तो वो क्या एल्टीट्यूड था जहाँ आप बचाने के लिए गए थे? वो 5400 मीटर पे उन डेड बॉडी को, वो एक्चुअली डेड बॉडीज को आपने नीचे लेके आए थे, तो आप अकेले थे? नहीं, मैं पसु कौंस से मैं अकेला आया था। बाकी जो है कोई एक कुदरत नाम का जो कि मेरा इंस्ट्रक्टर भी रहा है, और शाहिम बेग वो भी बहुत फेमस माउंटेनर है, जिशान था और बहुत सारे हमारे। डेड बॉडीज को उठा के लेके आपको लेके आनी पड़ी? जी, ऐसा में ये कि जो डेड बॉडी का जो रिस्कीव है, मतलब माउंटेन के ऊपर जो है ना वो थोड़े डिफरेंट है। फर्ज करें कि वहाँ पे जो है ना उसको स्लाइड करके लेके आ सकते हैं, और स्पेशली जो है ना वहाँ पे एक ट्रेविस था, तो वहाँ पे जो हमने उसको रिस्कीव किया वो सबसे मुश्किल काम था। और बाकी जो ना डिसन में जो ना इतना इश्यू नहीं आता क्योंकि आप उसको ब्ले करके नीचे लेके आ सकते। हेलीकॉप्टर इस वजह से रसाई हासिल नहीं कर रहा था कि कोई मौसम की खराबी की वजह से? मौसम की खराब असल में ये कि जब गिलगित में हम थे तो उसी टाइम जो ना हेलीकॉप्टर रेडी था, तो फिर बीच में तो बीच में जो ना फिर मौसम भी ख़राब हो गया। तो और दूसरे ये कि वो नंगा पर्वत पे रिस्कीव के लिए गया था, थोड़ा लेट हुआ था। तो हमने कहा कि ऐसा ना हो कि मौसम ख़राब हो जाए तो जो हमारी डेथ बॉडी है वो रिकवर ना हो जाए। तो इसलिए जो ना हमने नीचे से ऑन ग्राउंड जो ना हमने रिस्कीव शुरू किया था। मतलब ये अच्छा डिसीजन लिया था हमने। जब हम तकरीबन कैंप 2 के नज़दीक पहुँचे थे तो उसी टाइम मौसम ख़राब हो गए, और जब हेलीकॉप्टर आ गया तो उसको पॉसिबल नहीं हुआ था। तो उस वजह से जो है ना वो जोशी आपको माउंटेनियरिंग में एज अ गाइड, इवन पोर्टर पे बहुत सारी जीते हैं, सारे बड़े ट्रैक्स भी आपने किए हुए हैं, मुश्किल तरीन ट्रैक्स किए हुए हैं, यानी माउंटेनियरिंग का आपकी ज़िंदगी के साथ बड़ा रास्ता है। तो मेरा सवाल ये है कि अमूमी तौर पे देखा गया है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर होता है ना, तो ज़र्फ जो है ना इंसान का वो छोटा होता चला जाता है। जितना आप ऊपर बुलंदी पे जाएंगे उतना आप कम ज़र्फ होते चले जाएंगे, या यूँ समझिए कि इंसान जो है वो सर्वाइवल के मामले में फिर वो अपनी ज़ात को तरजीह देता है। आपके बारे में मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो एल्टीट्यूड जो है वो आपके ज़र्फ के साथ उसको मुतासर नहीं करता, ऐसे ही? नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ भी यही है। फर्ज करके जितना आप ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड जो ना नहीं, लेकिन इंसानी ज़िंदगी का अगर प्रॉब्लम होगा किसी और का, तो मैंने अब जोशी को हमेशा देखा है कि वो वहाँ पे फिर अपना सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा ही होता है आपको भी, और सरबाज को भी मैंने देखा। सरबाज खान की भी कई ऐसी स्टोरीज हैं, मतलब पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा माउंटेनियर है, उसकी भी ऐसी। असल में ये प्रैक्टिस पे भी होता है। जितना आप प्रैक्टिस में रहेंगे, जितना आप फर्ज करके एक बंदा है जो कि स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी या पीएचडी तक जो है ना वो एजुकेशन हासिल करता है, इसी तरह से इसका भी अपना एजुकेशन है। ठीक है, डिप्लोमा होता है इसका। अभी जो ना नेपाल में इसके जो इंटरनेशनल माउंटेन गाइड का जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब ये कि इसका डिप्लोमा है जिस तरह पीएचडी होता है, इसी तरह से रेस्क्यू करने का, ये ऊपर किसी जान को बचाने का। अच्छा, इसका अलग से डिप्लोमा होता है। आपका इस डिप्लोमे से मुझे याद आया, आपकी स्कूल जो है पाकिस्तान माउंटेनियरिंग स्कूल था ना, मतलब शिमशाल माउंटेनियरिंग स्कूल, शिमशाल माउंटेनियरिंग ये शिमशाल में, शिमशाल के अंदर। ये बच्चियों का है, खवातीन का है? नहीं, मिक्स है। चल रहा है कैसा? बस अभी फिलहाल थोड़ा सा स्लो है, वैसे तो चल रहा है। फर्ज करके नहीं, असल में ये कि शिमशाल के लोग जो है ना खुद इसको चला रहे हैं। फर्ज करें कि हमारे जो वहाँ पे माउंटेनियर्स है वो
एज ए वॉलंटियरली कोई support नहीं है? इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं, support कोई नहीं है सपोर्ट नहीं है। हुकूमत मतलब ये कि आज तक जो है ना गवर्नमेंट का फिलहाल तो मैं उनकी तरफ तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना, उनकी तरफ तो मैं नहीं देखता हूँ कभी भी। इसके बाद भी मैंने नहीं देखना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हमें कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पर्सनली जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, जो ग्रीन जो फ्लैग है ना उसके साथ जो मोहब्बत करने वाले हैं वो हमारी सपोर्ट करते हैं, और हमने उस मिशन को आगे लेके जाना है। मैंने गवर्नमेंट की तरफ कभी नहीं देखना मैंने कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मुझे से कोई गर्ज नहीं है। मैंने सिर्फ पाकिस्तान को आपने आज तक जितने काम किए हैं वो बगैर उसका आपने ऐसे ही है। उधर सपोर्ट को नहीं देखा और आप ये काम करते रहे। आपको लगता है जोशी जैसे पाकिस्तान जिसके पास दुनिया के अजीम तरीन मतलब आप 195 ममालिक में कंपैरिजन कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा ना कि पाकिस्तान नंबर 1 है, यानी 7000ers को भी इंक्लूड करें और 8000ers को भी इंक्लूड करें तो पाकिस्तान बेसिकली को पैमाई के हवाले से या पहाड़ों के हवाले से बिल्कुल मुनफरिद और सबसे बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज़, आप तो डिप्लोमा की बात कर रहे थे ना नेपाल में, यहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कॉलेजेस, यहाँ पे तो बहुत सारे स्कूल होने चाहिए थे माउंटेनियरिंग के, वो अपने पर्सनल लेवल पे आपने शिमशाली खोल के बैठे हुए हैं, अदरवाइज पाकिस्तान में कहीं नहीं है। एक चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है, PCB है, देखिए इसके इनके ऊपर जो है कितने पैसे खर्च करते हैं, ठीक, अरबों के पैसे जो है इनके ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो ज़ीरो है, ठीक है। मतलब मेरी नज़रों में जो ना ये स्टार नहीं है, ठीक है, मतलब मैं इनको नहीं मानता हूँ, ठीक है। बंदे के ऊपर जो ना फर्ज करे कि वो हीरोज़, मैं अपने आप की मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे सीनियर्स है, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रू जो हीरोज है यही है, वो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो मौत के साथ खेल रहे हैं, एग्जैक्टली, ना सिर्फ वो उनकी तरफ जो ना अपना गवर्नमेंट की रुझान नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की तरफ है। यार देखें, मैं अब बुखार में मैं आपको एक बात भाई अभी ना बिल्कुल अभी वक्त थोड़ी सी कम है, लेकिन आई एम फुली एग्री हमारा बहुत ज़्यादा फोकस क्रिकेट की जानिब है, जो कि नहीं होना चाहिए, बाकी शोबों की जानिब होना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम अब्दुल जोशी से बात कर रहे थे, जो कि माउंटेनियर हैं और को पैमाई के लिए किस चीज़ की सबसे बुनियादी ज़रूरत होती है वो है फ़िटनेस की। हमारा ये जो सेगमेंट है वो फिटनेस के हवाले से है। फिटनेस एक्सपर्ट जो हैं आज हमारे साथ वो है मोहम्मद फैसल। क्या बताने जा रहे हैं आज आप? थैंक यू वकार भाई। तो आज जो हमारा वर्कआउट होगा वो होगा लेग्स का, और लोअर बॉडी हम कवर करेंगे, जिसमें काफ और लेग्स को कवर करेंगे, क्योंकि आज वेडनेसडे भी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करते हैं तो मंडे ट्यूसडे अगर आप अपर बॉडी वर्कआउट कर रहे होते हैं तो थर्ड डे आपका लेग्स वर्कआउट ही आपको करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको थर्ड डे में अपर बॉडी को रेस्ट मिल जाता है और लेग्स का वर्कआउट भी आपका हो जाता है। तो अभी आप कुछ मूव आपको करके दिखा देते हैं। तो नंबर 1 जो मूव होगी वो हमारी स्क्वाट्स, जो स्टैंडर्ड स्क्वाट्स होते हैं विदाउट वेट। आप ऑल द वे जाएंगे डाउन। हम करेंगे 3 से 4 रैप्स। जब आप करेंगे तो इसको एटलीस्ट आप 12 रैप्स करें, 4 सेट करें। आप सेट्स को बढ़ा सकते हैं एज पर इंटेंसिटी। बैक आपकी रहेगी इस तरह बिल्कुल लॉक, डाउन, फुल डाउन, ये डाउन। और आप नंबर 2 पे आप मूव करेंगे अभी डंबल्स के साथ। आप डंबल को यूं भी हैंग पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपके थोड़ा जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह आप ऑल द वे आप डाउन जाएंगे, बैक आपकी रहेगी लॉक, ताकि आपको इंजरी से बचा जा सके। नंबर 3 मूव होगी, इसी डंबल से हम करेंगे। एक्सरसाइज का नाम तो सोमू स्क्वाट्स है, लेकिन हम मूव नंबर 3 बता रहे हैं आपको ताकि आसानी रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि हमने बिल्कुल बॉडी इस तरह नहीं लेके जानी। हम लोग चेस्ट अप रहेगी और डाउन। हम करेंगे 3 to 4 रैप्स। चेहरा आपका बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट या सीधा चेस्ट अप रहेगी, चेहरा भी स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल डाउन नहीं होंगे हम लोग ये रहेंगे। नेक्स्ट मूव होगी हमारी लंजेस, और ये पहले मैं विदाउट आपको वेट करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम वेट बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अगर मैं एंगल इस तरह सेट कर लूं
ये लगेगा नीचे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी जो बॉडी है वो इस तरह नहीं जाएंगे हम लोग, ये नहीं जाएंगे। एक तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, ये देखिए स्ट्रेट रहेंगे। इसी तरह फिर आप चेंज करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, डाउन अप, डाउन अप। अगर आपको ये मुश्किल लगे, आपका बैलेंस अगर ना मैनेज हो रहा हो, तो आप इसको स्टेप बैक भी कर सकते हैं। ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी मूव होगी फैसल, क्विकली जरा बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें फिर अभी काफ हम कवर कर लेते हैं। जब आप काफ को करेंगे, इसको मिस आपने नहीं करना, ठीक है। आप फुली आप होल्ड करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच फैसल। बात करेंगे आज की किताब के हवाले से, और आज की किताब जो है वो सादत हसन मंटो, सड़क के किनारे। सड़क के किनारे, इसके अंदर ही एक अफसाना है, मुख्तलिफ अफसानों का ये मजमूआ है छोटा सा, और उसमें एक बहुत ही कमाल अफसाना है सड़क के किनारे, और ये ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही कम कीमत, मुझे समझ नहीं आ रही कि सादत हसन मंटो जैसा बड़ा अदीब, और ये ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा जो है, आखिर पे एक मासूम पाकिस्तानी की ख्वाहिश, और वो आज की ख्वाहिश यही है कि नीदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दे।